हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे से होंगे आप। और हम पढ़ रहे हैं इस कक्षा में 10वीं कक्षा एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, जिसका जो आपकी साइंस है उस साइंस का जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पार्ट है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे हमने पिछली कक्षा में ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम हमें ये कहता है कि जो तार है या कोई चालक है वस्तु है, उसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि अगर विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ेगी। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक स्थिरांक लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं आर, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम उस प्रतिरोध के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेंगे। प्रतिरोध निर्भर किन चीजों पर करता है? क्या ये विभवांतर या धारा पर निर्भर करता है, या इन पर निर्भर नहीं करता तो किन चीजों पर निर्भर करता है? मात्रक विमा, वैसे उसमें मात्रक उसकी देख लिया था, तो आज हम मात्रक भी पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है, जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, और प्रतिरोध है रेजिस्टेंस। तो उन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, साथ ही हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। विद्यार्थियों, तो तैयार हो जाइए अगली कक्षा के लिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। चलिए, आज हमें जानकारी लेना है प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में जानकारी लेनी है विद्यार्थियों? प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, देखिए हमने इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। चलिए समझते हैं इसको। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ओम का नियम के V समानुपाती I, विभवांतर और धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं विद्यार्थी। और जब हम इस समानुपातिक स्थिरांक को यहां से समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है, नियतांक आता है R। क्या आता है? R। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो R है ये प्रतिरोधी होता है विद्यार्थी। क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मतलब होता है विद्यार्थियों धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, आवेश प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। तो ये जो प्रतिरोध है वो होता है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। यानी कि अब मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, प्रतिरोध वास्तव में है क्या? प्रतिरोध है धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, यही क्या है? प्रतिरोध है विद्यार्थी। धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, यही क्या होता है विद्यार्थी? यही प्रतिरोध होता है, यही प्रतिरोध है। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए बात। धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में कैसे? जैसे मान लो ये मेरे पास एक चालक है, ये मेरे पास क्या है? चालक है। तो इस चालक का प्रतिरोध होगा, इस चालक का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का मतलब अगर मैं यहां से धारा प्रवाहित कर रहा हूं इस चालक में, तो यहां पर ये जो चालक है, ये चालक इस धारा का कुछ विरोध करेगा। तो ये जो विरोध करने का गुण होता है वही प्रतिरोध होता है विद्यार्थियों। सबसे कम अगर हम प्रतिरोध देखें तो चांदी का होता है। चांदी सबसे ज्यादा चालक होता है। फिर तांबा जो हम ज्यादातर काम में लेते हैं तो उनका, चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चांदी विद्युत का चालक बहुत अच्छा चालक होता है विद्यार्थी। तो जो ये हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्रतिरोध कहते हैं। चलिए आप इसके बाद करते हैं कि प्रतिरोध है क्या। देखिए हमने पढ़ा था V बराबर I, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि R बराबर V अपोन में I, V अपोन में I। अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूं। देखिए मैंने लिख दिया R बराबर V अपोन, विभवांतर अपोन में धारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपोन में धारा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर मैं इस विभवांतर को, इस विभव को दुगुना कर दूं, विभव को क्या कर दूं विद्यार्थियों? दुगुना कर दूं, तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन आए? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछता हूं, अगर मैं धारा को दुगुना कर दूं, धारा जो आपकी आई है ना,
इस आई को विद्यार्थियों दुगुनी कर देता हूं, मुझे ये बताइए फिर प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। ये चीज आप समझ गए तो इसका मतलब ये है कि आपको ओम का नियम तो ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हो गए, ओम के नियम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो विभव को मैंने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, मतलब यहाँ V था, V को हमने कर दिया 2V। तो मैं पहले को सोल्व करता हूं कि जो R है उसकी जगह मैंने कर दिया 2V अपॉन में R। तो आप कहोगे सर फिर V अपॉन में I, जो V अपॉन में I है वो तो R ही होता है, V अपॉन में I तो क्या है, R ही होता है। इसका मतलब ये हो जाना चाहिए 2R, यानी कि अगर आप विभव को दुगुना कर रहे हो तो आपका जो प्रतिरोध है जिसको मैं RDS लिख देता हूं वो 2R हो जाना चाहिए। ऐसी बात कहोगे, क्या हो जाना चाहिए, 2R हो जाना चाहिए। वहीं आप ये कहोगे कि यहां पर अगर मैं धारा वाले में बोलता हूं तो RDS, यहां पर क्या है RDS, फिर यहां मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो धारा है आपको उसको मैं दुगुना कर देता हूं, I की जगह क्या कर दिया मैंने 2I। फिर आप कहोगे सर फिर V अपॉन I तो R होता है, इसका मतलब ये जो RDS है वो आपका R बट्टा 2 हो जाएगा, यानी RDS क्या हो गया, RDS क्या हो गया विद्यार्थियों, R बटा 2। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं है समस्या। अच्छा RDS R बटा 2 हो गया और यहाँ पर 2R हो गया, यानी कि आप जब विभव का मान बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध दुगुना हो गया, विभव का मान 3 गुना तो प्रतिरोध भी 3 गुना आपके अनुसार, या इस फॉर्मूले के अनुसार ऐसा होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने ओम के नियम में पढ़ा था, ओम का नियम हमें ये कहता है कि V जो है वो समानुपाती है I के। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती है I के। तो प्रथम क्वेश्चन के अनुसार अगर आप V को 2V कर रहे हो इसका मतलब आपका I भी 2I हो जाएगा। भाई जैसे जैसे विभव अंतर बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, वैसे का वैसे धारा बढ़ जाएगी। तो यहां पर 2V कर रहे हो तो 2I हो जाएगा, मतलब 2 यहां भी करोगे तो ये I भी क्या हो जाएगा 2I, तो ये दोनों कट के फिर वापस क्या बचेगा, V अपॉन में I बचेगा, क्या बचेगा, V अपॉन में I। इसका मतलब विभव 2 गुना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, 4 गुना कर रहे हो, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है प्रतिरोध पर। हमने लिखा था ना प्रतिरोध तो नियतांक है, फिक्स रहता है, अब बदलेगा नहीं। वही अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को समझना चाहूं तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने इस यहां पर धारा को दुगुनी कर दी है, तो विद्यार्थियों सेम वही बात है, देखो RDS आप धारा को 2I कर रहे हो, इसका मतलब विभव भी बढ़ रहा है, 2V हो रहा है, और 2V होगा तो ये देखो कट के वहां पर क्या आ जाएगा, V अपॉन में I। RDS तो R के बराबर ही रहेगा, V अपॉन में I किसके बराबर है, R के। इसका मतलब ये है कि आप विभव या धारा में से किसी एक में बदलाव करके प्रतिरोध में बदलाव नहीं कर सकते। विभव बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभव घटेगा तो धारा भी घटेगी, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है, जो आपका प्रतिरोध है, मैं ऐसे देख सकता हूं कि प्रतिरोध विभवांतर तथा धारा पर, विभवांतर तथा धारा पर निर्भर नहीं करता। विद्यार्थी प्रतिरोध विभवांतर तथा धारा पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है विभवांतर और धारा पर। तो जब इन पर निर्भर नहीं करता है तो प्रतिरोध निर्भर करता किस पर है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रतिरोध का मात्रक, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा पिछली कक्षा में बता दिया था। प्रतिरोध का मात्रक देखो, R का मात्रक जो है आपका सेम हो जाएगा किसके बराबर, V अपॉन में I के मात्रक के, V अपॉन में I का मात्रक। और ये V जो है उसका मात्रक होता है वोल्ट अपॉन में I का मात्रक होता है विद्यार्थियों एम्पियर, और वोल्ट अपॉन में एम्पियर को हम कहते हैं ओम, और ओम को हम लिखते हैं S। ये समझ में आ जाना चाहिए। चलिए R का मात्रक V अपॉन I के बराबर, वोल्ट अपॉन एम्पियर जिसको हम कहते हैं ओम। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे पास किसका मात्रक आ गया, प्रतिरोध का मात्रक आ गया। अब यहां से हम 1 ओम को परिभाषित भी कर देते हैं। तो
एक ओम परिभाषा, देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, तभी मैं पिछली कक्षा में फिर अभी वापस करवा रहा हूं। तो ये होगा वोल्ट अपॉन में आई, यानी इस वोल्ट का मान भी 1 भी होना चाहिए और आई का मान भी 1 एम्पियर होना चाहिए। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, इसकी 1 ओम। 1 ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसमें प्रतिरोध 1 ओम होगा। मैं इसे यहां पर लिख सकता हूं, किसी चालक में, देखो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, अर्थ एक ही निकलना चाहिए। किसी चालक में प्रवाहित एकांक धारा उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। यानी कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा विद्यार्थियों। कितना हो जाएगा, 1 ओम। यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। तो जब, चलिए अब आगे चलते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक हमने पढ़ लिया, 1 ओम को परिभाषित कर दिया, और हम ये जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि प्रतिरोध जो है वो विभव और धारा पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो जब इन पर निर्भर नहीं करता है तो प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ते हैं। प्रतिरोध, जिसको मैं यहां लिख देता हूं आर, की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता किस पर निर्भर करता है। देखिए पहला बिंदु, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है लंबाई, प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, समानुपाती होता है लंबाई के। यहाँ आर तो है आपका प्रतिरोध, आर तो क्या है विद्यार्थियों, प्रतिरोध, और ए है यहाँ पर चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। इसका कहने का मतलब यह है कि चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, चालक की लंबाई जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये बात अलग है कि हम जो पदार्थ काम में ले रहे हैं, हम उसी पदार्थ में चालक को खींच के लंबा कर रहे हैं या वैसा ही पदार्थ और जोड़ के लंबा कर रहे हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें इतना समझना है कि चालक की लंबाई जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा, चालक की लंबाई जितनी कम प्रतिरोध उतना ही कम। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है विद्यार्थियों। प्रतिरोध जो है वो चालक के किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये मान लो चालक है, ये क्या है चालक, मैंने यहां से इसको काट दिया, ये एरिया जो बढ़ता है इधर वाला ऊपर वाला, इस एरिया को ही कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
कैसे निर्भर करता है? जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रम अनुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व्युत्क्रम अनुपाती होता है किसके? प्रतिरोध के। हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल प्रतिरोध उतना ही कम। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास ऐसा एक पाइप है, ये मेरे पास ये क्या है? पाइप। अब इस पाइप में से पानी जा रहा है। अब इसमें से पानी जा रहा है, मान लो मैं बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी निकाल रहा हूं इसमें से, तो प्रेशर से निकाल रहा हूं, तो ये पाइप जो है वो है पतला, और पाइप में से इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, ये मान लेता हूं A1 है। ये A1 जो है वो छोटा है, कम है, तो पानी प्रेशर से जाएगा। उतना ही पानी अगर मैं देने के लिए इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा देता हूं, ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A2 है, पानी तो इतना इसमें डाल रहा हूं, पर इसमें जो पानी है वो आराम से जाएगा, प्रेशर की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आराम से चलेगा। क्योंकि यहां पर प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। प्रतिरोध कम कब हुआ? जब मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हुआ? कम। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या कर दिया? बढ़ाया, तो प्रतिरोध कम। यहां मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम किया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम किया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम किया तो प्रतिरोध ज्यादा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम कर दिया, इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पर फिर पानी इसके अंदर आएगा नहीं तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एक दाब के साथ पानी प्रवाह करेगा। तो ये होगी समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख देता हूं। समीकरण 1 व 2 से देखिए R समानुपाती L/A, और यहां पर जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहां एक स्थिरांक आ जाता है रो, इसको बोला जाता है विद्यार्थियों रो। ये आएगा हमारे पास R बराबर रो L/A। जहां मैं इस शब्द को लिख देता हूं, देखिए R जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध, R को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रतिरोध। रो इसको विद्यार्थियों कहा जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान पदार्थ पर डिपेंड करता है। पदार्थ जब तक नहीं बदलोगे तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान नहीं बदलेगा। जैसे हमने तांबा लिया है, तांबा ही लिए जा रहे हैं, तो प्रतिरोधकता का मान निश्चित रहेगा। अगर तांबे की जगह लोहा ले लिया तो चेंज हो जाएगा। तो पदार्थ पर डिपेंड करेगा प्रतिरोधकता। चलिए इंग्लिश में लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी, या इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब देखिए जो हमारा प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है चालक पदार्थ की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, इन दोनों को निर्भर करता है। यहां तक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, यहां कोई समस्या बड़ी बात नहीं है। चलिए विद्यार्थियों अब हम इस प्रतिरोधकता के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास एक नया नाम जुड़ गया। क्या जुड़ गया? प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? देखो इस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करता हूं। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? रो बराबर RA/A। ये जो A है वो इधर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर क्या हो गया? RA/A। रो बराबर RA/A। और इसका हम निकाल लेते हैं मात्रक विद्यार्थी। क्या निकाल लेते हैं? मात्रक। देखो R का मात्रक ओम, R का मात्रक ओम गुणा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हो मीटर स्क्वायर होता है विद्यार्थी, मीटर स्क्वायर अपॉन में L लंबाई है, लंबाई का किसमें होगा? मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? ओम गुणा मीटर। तो ये इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम
ओम मीटर। तो जो प्रतिरोधकता है, इस प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया विद्यार्थियों? ओम मीटर। मात्रक सबके ध्यान में रखना है, आगे तक काम आएंगे। प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोध ओम। कोई समस्या नहीं है, यहां तक समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए बातें। चलिए यहां तक क्लियर हो गई, तो फिर अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो इनके साथ साथ हम समझेंगे कि पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर किस प्रकार से प्रतिरोध निर्भर करता है। इन चीजों को यहाँ क्वेश्चनों के साथ साथ किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे लिए हैं, फिर उनसे हम रिलेटेड और क्वेश्चन बनाएंगे और कैसे सॉल्व होंगे वो देखेंगे। देखो किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर दुगुनी कर दी जाए, चालक तार की लंबाई बढ़ाकर दुगुनी कर दी जाए। आपको सिर्फ इतना ही कहा है कि चालक तार की लंबाई बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? दुगुनी कर दी जाए। हमने पढ़ा था तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तो प्रतिरोध देखो R बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन में ए, यही होता है, ये हमने पढ़ा है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसके बारे में परिवर्तन दिख रहा है? सिर्फ लंबाई के बारे में। वो ये कह रहा है लंबाई को बढ़ाकर, ना तो आपको रो के बारे में बताया है कि पदार्थ कौन सा ले रहे हैं, ना आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बारे में बताया कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ना ये कहा है कि उसको खींचकर बनाया जा रहा है, ना ये कहा है कि उसको पिघला कर बनाया जा रहा है। सिर्फ आपको इतना कहा है कि लंबाई को क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ के साथ में और पदार्थ जोड़ा गया, एक और पदार्थ ऐसा ही जोड़ा गया है, और जितनी लंबाई का ये था उतनी लंबाई का पदार्थ और जोड़ा गया है। अब बताइए प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन आएगा? तो हमने पढ़ा था कि प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई पर निर्भर करती है, और कैसे करती है? वो लंबाई के समानुपाती होती है, ये हमने पढ़ लिया था। तो चूंकि देखिए यहां पर जो रो है आपका और जो आपका ए है, ये दोनों ही क्या है? नियत है। तो यहां पर इन दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये दोनों ही नियत है, ये दोनों ही नियत है। तो हम ये भी जानते हैं कि आर जो है वो समानुपाती होता है किसके? लंबाई। अब ये कह रहा है कि लंबाई को बढ़ाकर कितना कर दिया? दुगुना कर दिया। जो ये एल है इसको कितना कर देंगे? 2l कर देना। तो जब लंबाई को दुगुना करोगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? दुगुना हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। प्रतिरोध भी कैसा हो जाएगा विद्यार्थियों? दुगुना हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट लिखिए देखें इसको। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाकर दोगुना कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा, ये बराबर नहीं है, यहाँ पर सी लगा। यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक को बढ़ाना है और 2a करना है। हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है बात? रो एल अपॉन में ए। अब ये कह रहा है कि जो ए है उसको बढ़ा दिया है, कितना? दुगुना कर दिया। देखो रो और एल इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, मैं कह सकता हूं नियत है। यहां पर ये कैसे है? नियत है विद्यार्थियों। सिर्फ किसमें परिवर्तन किया जा रहा है? ए में। कितना कर दिया? 2a। तो मेरे पास देखो आर डेश जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? रो एल अपॉन में 2a, यही होगा। और आप जानते हो ये रो एल अपॉन में ए ही तो आर के बराबर है, तो आर डेश, ये आर डेश मतलब जब हमने इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया उसके बाद की बात है, फिर हमने प्रतिरोध आर डेश ले लिया। तो यहां हो जाएगा विद्यार्थी देखो आर अपॉन में 2, पहले कितना था? आर, अब आर अपॉन में 2। पहले तो कितना था? आर, अब कितना हो गया? आर अपॉन में 2। इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये कह रहा है कि जो आपका चालक तार है उस चालक तार का ये A1 है, तो इसको बढ़ाकर क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। A2 जो है आपका, उस A2 को 2A1 के बराबर कर दिया। A2 किसके बराबर कर दिया? 2A1 के बराबर। तो ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया तो प्रतिरोध कम हो जाना चाहिए,
बड़ा है तो प्रतिरोध क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर R जो है वो व्युत्क्रम अनुपाती होता है 1। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आधा हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चले आगे। ले लिया तो फिर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। फिर पूछा प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए प्रतिरोध हम मान लेते हैं, पहले है प्रतिरोध कितना, आर रो एल कोण में ए, ये तो पहले की बात है। अब हम मान लेते हैं, अब कब, जब आप किसी चालक की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर रहे हो, यानी एल जो है वो किसके बराबर, 2l के बराबर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाकर ए बढ़ाकर 2a के बराबर। तो मैं मान लेता हूं प्रतिरोध अब की बार r डैश है, प्रतिरोध मान लिया कितना है, r डैश है, तो r डैश बराबर हो जाएगा, देखो लंबाई को 2l कर दिया तो ये हो जाएगा, रो तो गुना में है, गुना 2l, l की जगह कितना रखना है, 2l रखना है, फिर a की जगह कितना रखना है, 2a। देखिए विद्यार्थियों ये a2 से 2 बढ़ जाएगा, r डैश आएगा आपके पास रो l कोण में a। तो आप यहां से देखिए r का मान कितना है, रो l अपॉन में, यहां पर भी रो l अपॉन में a है, इसका मतलब ये तो r के बराबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लंबाई भी बढ़ा रहे हो, लंबाई के साथ साथ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हो, तो प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप जितनी लंबाई बढ़ा रहे हो उतना ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो, तो प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे इक्वेशन ये ऐसे दिया हुआ होता, मान लेते हैं इसको हम बना लेते हैं ऐसे, कि अगर ये कह देता है कि चालक तार की लंबाई जो r है, सॉरी लंबाई जो l है, लंबाई जो l है उसको l/2 किया जा रहा है, लंबाई को आधा कर दिया जाता है, लंबाई को क्या कर दिया विद्यार्थियों, आधा कर दिया। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है उसको भी आधा किया जा रहा है, a/2 किया जा रहा है, दोनों में समान परिवर्तन किया जा रहा है, लंबाई को भी आधा कर दिया और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो क्या होगा देखिए, तो मैं मान लेता हूं r डैश, रो में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, पदार्थ वही लगा रहे हैं, लंबाई l है वो l/2 हो गई, लंबाई l क्या हो गई, l/2 हो गई, तो ये आ गई l/2 अपॉन में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी a/2 हो गया। इसको सोल्व करूंगा तो रो l/2 गुना 2 अपॉन में a, 2 से 2 भी कट जाएगा विद्यार्थियों, देखिए ये नीचे वाली संख्या उल्टी होकर गुना हो जाएगी ना, तो हमारे पास r डैश हो जाएगा विद्यार्थियों रो l अपॉन में a, रो l अपॉन में a। देखिए परिवर्तन आया क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर आप लंबाई में और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में समान परिवर्तन कर रहे हो, दोनों को समान रूप से बढ़ा रहे हो, या तो बढ़ा रहे हो या समान रूप से घटा रहे हो, तो आपके प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, प्रतिरोध वही रहने वाला है। समझ में आ गई बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाए। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े मजे वाली चीजें समझना है इसको। देखो इतनी देर तो हम लंबाई को दुगुना कर रहे थे, अब ये कह रहा है खींचकर दुगुना कर रहा है, मतलब पदार्थ वही है, पदार्थ नया नहीं जोड़ रहे हैं, उसका आयतन वही रहना है, आयतन में बदलाव नहीं आना। इतनी देर तो जितना पदार्थ ये था उतना ही पदार्थ और जोड़ दिया, दुगुना हो गया। अब इसी को पकड़ के खींच रहे हैं, अब इसको पकड़ के खींचेंगे तो देखो स्थितियां कैसी बनेगी, स्थितियां यूं बन जाएगी। देखिए ये मान लेते हैं कोई हमारे पास L1 लंबाई का, कितनी लंबाई का, L1 लंबाई का कोई चालक है, ये हमारे पास क्या है, चालक है, और इस चालक की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों, L1, और हम मान लेते हैं कि इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं A1 है, और हम मान लेते हैं कि इस पदार्थ का जो आयतन है, देखो अब आयतन भी काम आएगा, जो आयतन है वो V1 है, आयतन कितना है, V1 है। यहां से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसको खींचा, क्या कर दिया, इसको खींच लिया। अभी मैं दो गुना की तो हम बाद में बात करेंगे, ये तो दो गुने की कह रहा है, मैं तो अभी आपको ये पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ एक गुना करते हैं। कल को मान लो क्वेश्चन ये दे दे 3 गुना कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 5 में 10 कर दिया, 7, उन सब का ले रहे।
तो अगर मान लो मैं इसकी लंबाई को बढ़ा रहा हूं, इसको खींच के बढ़ा रहा हूं और बढ़ाकर मैंने लंबाई को कर दिया L, कितना कर दिया L, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हो गया A2। देखिए इसको पकड़ के मैं खींचूंगा, खींचूंगा तो जो इधर जो लंबाई बढ़नी है वो मटेरियल यहीं से तो आना है, और यहां से आएगा तो ये ऊपर से आके लंबा होता जाएगा, और ये जो वास्तव में है वो पतला होता जाएगा। कैसा हो जाएगा? पतला। तो देखिए यहां पर जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो ये पतला हो गया। देखिए इसका जो आयतन है वो आयतन हम मान लेते हैं V2। आयतन क्या है? V2। विद्यार्थियों यहां से आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि जो आयतन इस पदार्थ का है वही आयतन इस चालक पदार्थ का है। अरे है नहीं? बोलो हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सर हमने ये एक चालक लिया था और हमने सर इस चालक को ही तो पकड़ के लंबा किया, दूसरा पदार्थ तो जोड़ा ही नहीं है इसमें। इसका मतलब आयतन तो यही रहेगा, जो लंबाई इसकी बढ़ रही है वो इस मटेरियल के कारण ही तो बढ़ रही है। आपने रबड़ लिया है, रबड़ को खींचा, लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई तो पतला हो गया। आप खींच के देखना, आप किसी रबड़ को पकड़ के खींचोगे तो उसकी तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा वो। तो वही स्थिति यहाँ इसके साथ हो रही है। इसका मतलब विद्यार्थियों ये है कि ये जो आयतन है, आयतन V1 ये बराबर है V2 के बराबर। अरे है कि नहीं है? आयतन जो आपका V1 है वो विद्यार्थियों V2 के बराबर है। दोनों का आयतन कैसा है? बिल्कुल बराबर है दोनों का आयतन। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहाँ पर आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा लंबाई कर दो तो आयतन निकल जाएगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो A1 गुणा L1, और यहां हो जाएगा इसका क्षेत्रफल दूसरे का कितना है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2, लंबाई कितनी? L। अब देखिए अगर मैं इसी चालक को बढ़ाकर ये जो लंबाई है मेरी वो मैं ले लेता हूं कि ये n गुणा है इसकी L1, ये जो L2 लंबाई है ना वो इस L1 की n गुणा, n गुणा का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कितने की हो सकती है, तो वो n गुणा है। तो ये L2 जो मेरा है वो कितना है? n L1 के बराबर। यानी कि ये दोनों बराबर है। अगर n का मान 1 रखें इसका मतलब ये दोनों बराबर है, n का मान 2 रखें इसका मतलब इसका जस्ट डबल कर दिया हमने, n का मान 3 रखे इसका मतलब ये जो L1 लंबाई थी इसका 3 गुना कर दिया लंबाई से, n 4 रखे इसका मतलब इसको 4 गुना कर दिया। ऐसे लंबाई बढ़ गई है बार बार। तो जब लंबाई बढ़ गई है तो इसको तोड़ कर देते हैं। देखिए ये जो A1 है, ये जो L1 है, कोई परिवर्तन नहीं है। L2 जो है उसकी जगह मैं लिख देता हूं N2 तो है ही, L2 की जगह लिख सकता हूं NL1। L2 किसके बराबर है? NL1 के बराबर। जब हम किसी एक चालक को n गुना लंबा कर देते हैं, 2 गुना की बात कर लेंगे, 3 गुना की सबकी बात आ जाएगी, अगर हम n गुना की बात करेंगे तो n गुना कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहां से L1 से L1 कट जाएगा और यहां मुझे मिलेगा A1 अपोन में A2 बराबर n अपोन में 1। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं A2 अपोन में A1 तो ये हो जाएगा 1 अपोन में A। देखो इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। देखो A2 को ऊपर और A1 को नीचे, A2 को ऊपर और A1 को नीचे, तो n नीचे 1 ऊपर। मतलब इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं आगे। यहां तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ A1 अपॉन A2 अपने पास हो गया है। अब देखिए हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है विद्यार्थी प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोध है, सॉरी प्रतिरोध है वो कितना गुना होता है? देखिए प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपॉन में A। ये होता है R बराबर क्या हो जाता है? रो L अपॉन में A। यहां तक तो कोई समस्या है नहीं, रो L अपॉन में A ही होता है। तो जी रो एल अपॉन में ए है, एल यहां पर क्या है? लंबाई है विद्यार्थियों, एल क्या है? लंबाई है। और जो ए है वो क्या है यहां पर? वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब किसके हैं? पहले मैं मान लेता हूं इस चालक के लिए। कौन से चालक के लिए? प्रथम चालक के लिए। ये मेरे पास है प्रथम चालक के लिए। तो प्रथम चालक के लिए ये सब वन मान बने थे मैंने, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं।
चलिए यहाँ चलिए देखिए प्रथम चालक के लिए, प्रथम चालक, हालांकि चालक तो वही है, उसकी अवस्था परिवर्तन किया है। तो प्रथम चालक के लिए हमारे पास आ जाएगा R1 बराबर रो, रो में तो वैसे ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, पदार्थ तो वही है, मटेरियल वही है, L1 अपॉन में A1। ये समीकरण मान लो एक लिख देते हैं। और वहीं द्वितीय चालक के लिए, द्वितीय चालक वही चालक जिसकी लंबाई बढ़ा दी हमने, उसके लिए हो जाएगा विद्यार्थियों R2 बराबर रो L2 अपॉन में A2। ये समीकरण। अब देखिए समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी है, हम एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, वो रिजल्ट याद में रखना है, बहुत सिंपल सा छोटा सा रिजल्ट आएगा, उससे ही इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम एक और एग्जांपल भी करेंगे, इस पर डिपेंड करता है उस एग्जांपल को। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं R1 अपॉन में R2 बराबर, ये हो जाएगा आपका रो L1 अपॉन में A1 अपॉन, ये R2 का मान है रो L2 अपॉन में A2। तो रो से रो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब ये जो L2 है विद्यार्थी, इस L2 की जगह हम रख सकते हैं NL1, क्योंकि इस L2 की जगह हम क्या रख सकते हैं NL1। देखो ये हमने यहां ये लिखा था NL1, क्योंकि N गुणा कर रहे हैं लंबाई बढ़ाकर, तो हमारे पास आ जाएगा R1 अपॉन में R2 बराबर, ये हो जाएगा L1 अपॉन में A1, और नीचे वाली संख्या को उल्टा करके गुणा कर दूं A2 अपॉन में L2, L2 की जगह क्या लिख दूं NL1। देखो L1 से L1 फिर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन n गुणा A2 अपॉन में A1, और 1 अपॉन n गुणा A2 अपॉन में A1। ये देखिए ये रहा A2 अपॉन में A1, ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी 1 अपॉन n। तो कुल मिलाकर हमारे पास R1 अपॉन में R2 बच जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, n गुणा n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और इससे हम रिजल्ट लिख सकते हैं R1 अपॉन में R2, इनको गुणा ही कर देते हैं। चलो अलग पेन काम में ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए ये चीजें। देखिए इस n स्क्वायर को इधर गुणा कर दूं और इसको इधर गुणा कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास यहां आ जाएगा R2 बराबर n स्क्वायर R1। R2 बराबर क्या आ जाएगा विद्यार्थियों n स्क्वायर R1। ये रिजल्ट याद में रखना है। अगर हम किसी पदार्थ को खींचकर लंबाई बढ़ा रहे हैं, या किसी पदार्थ में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, या तो किसी पदार्थ को खींचकर लंबाई बढ़ा रहे हैं, या किसी पदार्थ को पिघलाकर उस मटेरियल से हम उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, तो इन दोनों ही विषय में हमें ये चीज याद में रखनी है। अब ये कह रहे हैं कि प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन पे आते हैं इधर, देखो R2 ये प्रतिरोध है, n स्क्वायर का मतलब कि आप इसको कितने गुना बढ़ा रहे हो, तो कितने गुना बढ़ा रहे हैं 2 गुना बढ़ा रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर गुणा R1 है उसकी पहले वाली प्रतिरोधकता, सॉरी प्रतिरोधकता नहीं प्रतिरोध, तो R2 बराबर हो जाएगा 4R1। इसका मतलब है कि प्रतिरोध बढ़कर कितने गुना हो जाएगा विद्यार्थियों 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़कर कितने गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इस पर डिपेंड करता है आपको, फिर आपको मजा आ जाएगा। देखिए अभी हमने रिजल्ट निकाला कि अगर हम किसी तार का प्रतिरोध 40 है, 40 ओम है, किस तार का प्रतिरोध 40 ओम है, उस तार की लंबाई को आयतन में बिना परिवर्तन किए, विद्यार्थियों आयतन में परिवर्तन नहीं करना है, मतलब खींचकर ही बनाना है, या तो ये पिघला कर बनाना है या खींचकर बनाना है, परिवर्तन किए 5 गुना कर दिया जाए। कितने गुना कर दिया जाए 5 गुना कर दिया जाए, तो लिखा नहीं है यहाँ पर, लिखना था प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि प्रतिरोध में जो बदलाव हो जाएगा उसके बाद जो प्रतिरोध है वो R2 है, और R2 होता है n स्क्वायर R1 के बराबर। देखो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो बड़े आसानी से हो जाएगा, n का मान 5, कितने गुना करना है 5 गुना, तो ये 5 का स्क्वायर, और R1 दे रखा है, पहला प्रतिरोध कितना है 40, ये दे रखा है, तो आपके पास R2 बराबर 25 गुना 40 हो जाएगा, तो R2 बराबर 25 इंटू 4 100 और 1000 ओम। अगर आप बिना आयतन में परिवर्तन किए खींचकर
पिघलाकर कैसे भी उस पदार्थ की लंबाई को 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 15 गुना कैसा ही कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो 5 गुना कर रहे तो 5 का स्क्वायर आ गया, 4 गुना करते तो 4 का हो जाता, 10 करते तो 10 का स्क्वायर हो जाता। पहले वाले का प्रतिरोध दे रखा है कितना है 40 लिख दिया। अगर मान लो ये नहीं दे रखा होता तो हम सीधा ही कह देते कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। 5 गुना कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा। ये कहता है 4 गुना कर रहे हैं 16 गुना हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।